अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है डॉक्टर इमरान खानज़ादा और आप देख रहे हैं मेडिकल एस्पायरेंट। स्टूडेंट, हम लोग फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस कर रहे थे और कार्बोहाइड्रेट के इस लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट उसके बेसिक करेक्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे और इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट क्यों कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने मोनोसेक्राइड उसका लेक्चर अपना कंप्लीट किया, उसकी टाइप्स का। आज जो हम अपना नया लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं वो डाइसेक्राइड्स। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट के पुराने लेक्चर या पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उनको देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ओलिगोसेक्राइड और देखते हैं कि ओलिगोसेक्राइड और इनका जो एक कॉन्सेप्ट है, करेक्ट कॉन्सेप्ट है, वो क्या है। फर्ज करें स्टूडेंट, हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है और इस कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल के अंदर दो मोनोमर्स मौजूद हैं। ये एक मोनोमर, ये दूसरा मोनोमर और ये दोनों मोनोमर आपस में ज्वाइंट है। हमारे पास एक और कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल मौजूद है, उसके अंदर ये तीन मोनोमर्स मौजूद हैं और ये तीनों के तीनों मोनोमर्स आपस में कंबाइन हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस कार्बोहाइड्रेट के हम हाइड्रोलाइसिस करें, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि इसके इस बॉन्ड को ब्रेक करें, तो इससे हमें दो मोनोमर्स यील्ड होंगे। कितने? दो मोनोमर्स। और अगर हम इस कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स को ब्रेक करें, मतलब हाइड्रोलाइसिस करें, तो तीन मोनोमर्स प्रोड्यूस होंगे। कोई ऐसा होगा जिसमें 4 भी होंगे, किसी में 5 होंगे, किसी में 6 होंगे, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 9, किसी में 10। तो हर एक मॉलिक्यूल में मल्टीपल मोनोमर्स होंगे। हर वो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल जिसके एक मॉलिक्यूल की हम हाइड्रोलाइसिस करें और हाइड्रोलाइसिस के बाद कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 मोनोमर प्रोड्यूस हों, वो तमाम ओलिगोसेक्राइड्स कहलाते हैं। वो तमाम कार्बोहाइड्रेट्स ओलिगोसेक्राइड्स कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ओलिगोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट का एक ऐसा ग्रुप है जो कि अगर उसके एक मॉलिक्यूल की हाइड्रोलाइसिस करें तो उस एक मॉलिक्यूल में 2 से 10 मोनोमर प्रोड्यूस हो सकते हों। जैसे ये एक मॉलिक्यूल था, ये एक मॉलिक्यूल था इस तरह बना हुआ, हमने इसकी हाइड्रोलाइसिस की, मतलब बॉन्ड को ब्रेक किया, तो बॉन्ड को ब्रेक करते ही एक मॉलिक्यूल से 2 मोनोमर प्रोड्यूस हो गए। यहाँ पर भी ऐसे था कि ये पूरा एक मॉलिक्यूल था, इसकी हाइड्रोलाइसिस की और हाइड्रोलाइसिस के बाद 1, 2, 3 मोनोमर प्रोड्यूस हो गए। तो मतलब हर वो मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का जिसके एक मॉलिक्यूल की आप हाइड्रोलाइसिस करें, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मोनोमर प्रोड्यूस हो जाए तो वो ओलिगोसेक्राइड कहलाता है। अभी जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं, इनके अंदर इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड्स ये वाले होते हैं, मतलब 2 मोनोमर्स से मिलकर बनने वाले ओलिगोसेक्राइड्स। बाकी फिर ये अलग कैटेगरी बन जाती है। 2 मोनोमर्स वाले ओलिगोसेक्राइड्स को हम कहते हैं डाइसेक्राइड्स। ये डाइसेक्राइड्स कहलाते हैं, जबकि बाकी के 3 to 10 जो होते हैं वो डेक्स्ट्रिन कहलाते हैं। ये डेक्स्ट्रिन कहलाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ओलिगोसेक्राइड है एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन है। किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? डाइसेक्राइड प्लस डेक्स्ट्रिन का। डाइसेक्राइड 2 मोनोमर वाले ओलिगोसेक्राइड, डेक्स्ट्रिन 3 से 10 मोनोमर वाले ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में जो मोस्ट अबंडेंट जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, वो ये डाइसेक्राइड्स ही होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अब इन डाइसेक्राइड्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और देखते हैं कि कौन से डाइसेक्राइड हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल होते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास अब यहाँ पर सामने की एग्जांपल मौजूद है डाइसेक्राइड की। डाइसेक्राइड है हमारा सक्रोज। अभी जो सक्रोज है ये कॉम्बिनेशन है, एक मोनोसेक्राइड ग्लूकोज, दूसरा मोनोसेक्राइड फ्रक्टोज, ये 2 मोनोसेक्राइड्स हो गए। इन दोनों मोनोसेक्राइड्स के अंदर जब कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है तो इस कंडेंसेशन से एक मॉलिक्यूल बनता है और मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? सक्रोज का। यानी ये हो गया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये हो गया फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल, और इनका आपस में रिएक्शन करा दो तो ये पूरा मॉलिक्यूल सक्रोज का मॉलिक्यूल कहलाएगा। और जब इनके बीच में बॉन्ड बनता है तो इस बॉन्ड के बनने के दौरान यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा होता है। अब ये पूरी इक्वेशन इंडिकेट करती है कि सक्रोज जो है वो एक डाइसेक्राइड है और ये 2 मोनोसेक्राइड का कॉम्बिनेशन है। अच्छा स्टूडेंट, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, और वो ये कि आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में वाटर प्रोडक्ट साइड पर लिखा हुआ है। आप कुछ इस किस्म की इक्वेशन देखेंगे जहाँ पर ये वाटर जो रिएक्टेंट साइड पर भी लिखा हुआ होता है। अगर कोई भी मेटाबॉलिज्म टाइप की कोई इक्वेशन, ऐसे इस टाइप की कोई इक्वेशन लिखी हुई हो और वाटर प्रोडक्ट साइड पर लिखा हो, जैसे कि इस इक्वेशन में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये जो पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो किस प्रोसेस की है? कंडेंसेशन प्रोसेस की इक्वेशन है। अगर ये वाटर रिएक्टेंट साइड पर होता तो हाइड्रोलाइसिस की इक्वेशन होती। स्टूडेंट, इसके अलावा भी कुछ डाइसेक्राइड्स हैं, जैसे कि लेक्टोज। लेक्टोज जो है ग्लूकोज
और गैलेक्टोज, ये दो मोनोमर्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल बनता है लैक्टोज, जिसको मिल्क शुगर भी कहते हैं। और इसके अलावा माल्टोज, जो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल भी ग्लूकोज हो, उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है, ये माल्टोज भी एक डाइसेक्राइड है। अच्छा, अब चाहे डाइसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड की कोई सी भी कैटेगरी हो, डाई वाली हो, ट्राई वाली हो, टेट्रा वाली, किसी भी टाइप को, यानी 2 से 10 कोई भी हो, इन सब के जो बॉन्डिंग होती है, विदाउट बॉन्ड ये ना डाइसेक्राइड बनेगा, ना ट्राई बनेगा, ना टेट्रा, कुछ भी नहीं बनने वाला। अब ये बॉन्ड कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल जो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से पहले कभी कभार कुछ नंबर्स भी लिखे होते हैं कि 15 या 16 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिस तरह से आप कुछ पढ़ते हैं हेमीसेलुलोज में आप पढ़ते हैं 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये 14, 12, 13, 15 ये क्या होता है? ये जो नंबर अगर इसके शुरू में कहीं पर भी लिखा हुआ तो वो इंडिकेट करता है कि एक मोनोमर का कार्बन नंबर 1 होगा और दूसरे का कार्बन नंबर 4, 5 जो भी लिखा हुआ है ये वो होगा। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किन कार्बन के बीच में बना है, ये उसकी जिक्र किया जाता है इसमें। स्टूडेंट, डाइसेक्राइड्स अब हमें पता लग चुका है कि मोस्ट अबंडेंट है हमारे नेचर में और बड़े हमारे लिए काम के होते हैं। सबसे ज़्यादा जो ओलिगोसेक्राइड पाए जाते हैं वो डाइसेक्राइड्स ही होते हैं। डाइसेक्राइड जो हैं वो 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, एक कहलाते हैं रिड्यूसिंग शुगर और एक कहलाते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एक रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, दूसरे नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मतलब 2 टाइप के डाइसेक्राइड्स अवेलेबल है। हम लोग रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग दोनों शुगर को डिस्कस करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं जो कि बायोकेमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बार बार जिक्र आता रहता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब क्या है, इनका आपस में क्या ताल्लुक है, सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं, फिर हम रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का लेक्चर कंप्लीट करते हैं अपना। स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस क्या होता है। देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस को आप 3 तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, 3 मेथड है उसको डिस्क्राइब करने के। एक मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर वो बायोकेमिकल या केमिकल प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन गेन हो रही हो ऑक्सीडेशन कहलाता है और ऑक्सीजन लूज हो रही हो रिडक्शन का प्रोसेस कहलाता है। हर वो केमिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन लॉस हो रही हो या ऑक्सीडेशन कहते हैं और हाइड्रोजन गेन हो रही हो तो रिडक्शन। इसका मतलब ये हुआ, ये इसका अपोजिट होगा। और इलेक्ट्रॉन जो है अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा हो वो ऑक्सीडेशन है और जिसमें गेन हो रहा हो वो रिडक्शन है। इसका मतलब है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हिसाब से बिल्कुल सेम है, जबकि इन दोनों का कॉन्सेप्ट ऑक्सीजन से अपोजिट है। अब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझ चुके हैं, ये हमारा एक शॉर्टकट तरीका है ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझने का। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ये बड़े काम की चीज़ है, ये आपको फर्स्ट ईयर इंटर बायोलॉजी में भी, केमिस्ट्री में भी हर जगह काम आएगी। ये सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट है। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमें इस चीज़ को समझना है बेहतर तौर पे। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक आसान सी एग्जाम्पल लेते हैं और वो एग्जाम्पल है हम इलेक्ट्रॉन की बेस पर एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि हम एक रिएक्शन देखते हैं कि फ़र्ज़ करें ये है हमारे पास सोडियम। सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये है हमारे पास क्लोरीन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। अगर आप इनका रिएक्शन करवाना चाहें तो इनका मोस्ट सूटेबल रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और उसके आखिरी शेल में है ही 1 इलेक्ट्रॉन। जब इनका रिएक्शन होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकलकर क्लोरीन में चला जाता है। इस केस में हुआ ये है कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। इस केस में क्या हुआ है कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम के अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस हुआ है, मतलब इसके अंदर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है। जबकि क्लोरीन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस हुआ है, तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन के गेन का प्रोसेस क्या कहलाता है, रिडक्शन का प्रोसेस कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ है कि इस पूरे प्रोसेस में सोडियम में ऑक्सीडेशन हुई है और क्लोरीन के अंदर रिडक्शन का प्रोसेस हुआ है। लेकिन अगर कोई हमसे ये पूछे सोडियम में क्या हुआ है, आप कहोगे ऑक्सीडेशन हुई है। अगर कोई ये कहे कि इसमें ऑक्सीडेशन कैसे हुई है,
तो क्लोरीन ने इससे एक इलेक्ट्रॉन लेकर इसको ऑक्सीडाइज किया है, मतलब क्लोरीन ने इसको ऑक्सीडाइज किया है इलेक्ट्रॉन लेकर। इसका मतलब ये हुआ क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करवाने वाला। जबकि कोई आपसे ये पूछे कि क्लोरीन जो है इसमें रिडक्शन हुई है, इसके अंदर रिडक्शन कैसे हुई है, तो आप कहोगे सर क्लोरीन में रिडक्शन इस वजह से हुई कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के इसमें रिडक्शन करवाई है। इसका मतलब है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है क्लोरीन के लिए। इट मीन्स अगर हम इस पूरे ऑब्जर्वेशन को कंक्लूड करें तो यूँ कर सकते हैं कि हर वो कंपाउंड या एलिमेंट जिसमें ऑक्सीडेशन होती है वो खुद दरअसल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसमें रिडक्शन का प्रोसेस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट और नॉन रिड्यूसिंग एजेंट, इस चीज़ को डिस्कस करने के बाद अब ये चीज़ हमारे लिए समझना बहुत आसान हो गई है। मतलब कि रिड्यूसिंग शुगर ये वो शुगर होगी जो खुद ऑक्सीडाइज होती है, जो खुद क्या होती है, ऑक्सीडाइज, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, हमारे बुक में भी यही लिखा हुआ है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो होगी जो ऑक्सीडाइज नहीं होगी। अच्छा, अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि जब प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जहाँ पर प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उन सेल्स को कहते हैं सोर्स, और जहाँ पर जाकर इसको स्टोर करते हैं उन सेल्स को हम कहते हैं सिंक। अब जो फूड है सोर्स से सिंक की जानिब मूव करता है। इस मूवमेंट के दौरान, यानी यहाँ पर जाकर फूड स्टोर हो जाएगा। अब इस पूरी मूवमेंट के दौरान जो भी फूड मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं उसका इस बीच में यानी रास्ते में ऑक्सीडाइज होना नुकसान की बात है। यानी अगर वो ऑक्सीडाइज हो गए और ऑक्सीडाइज होने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, फिर तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ, वो तो फूड ज़ाया हो गया। इसलिए प्लांट क्या करते हैं कि जब सोर्स की साइड पर फूड होता है वो रिड्यूसिंग शुगर की फॉर्म में होता है। जैसा कि रिड्यूसिंग शुगर की एग्जांपल वैसे क्या है, माल्टोज है। रिड्यूसिंग शुगर की एग्जांपल जो है ना लैक्टोज है ये। लेकिन जब प्लांट इस फूड को सेंड करते हैं कहाँ पर, सिंक पे स्टोर होने के लिए, तो पहले रिड्यूसिंग को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, नॉन रिड्यूसिंग में, फिर आगे ट्रेवलिंग कराते हैं। और जैसे ही वो नॉन रिड्यूसिंग में कन्वर्ट हो जाती है वो रास्ते में ऑक्सीडाइज्ड नहीं होती, मतलब ऑक्सीडाइज नहीं होगी तो ज़ाया भी नहीं होगी। और इस तरीके से सिंक तक पहुँचते पहुँचते वो शुगर बिल्कुल सही फॉर्म में पहुँचती है।